हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस लेसन में बात करने जा रहे हैं ब्रिटिश ज़माने से चली आ रही जो इस देश में कानून है उसमें बदलाव किया गया है, उसके सेक्शन में बदलाव किया गया है, उसके तरीके में बदलाव किया गया है और बहुत सारी चीज़ें ऐसे इसमें डाले गए हैं जो कि बिल्कुल जो ब्रिटिश छाप है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से समय से जो चला आ रहा कानून है, उसको समाप्त किया गया है। उसमें बहुत सारे बदलाव लाने के लिए लोकसभा में एक बिल पास किया गया है। मानसून सत्र का आखिरी सेशन के समय ये लोकसभा में इसको डाला गया है, इस बिल को। इसके आगे की कार्रवाई होगी। तो क्या है इस बिल में, क्या विधेयक में क्या क्या प्रावधान डाला गया है, उसके बारे में हम लोग इस लेसन में बात करते हैं। इसको लेकर आपको जनसत्ता पेपर में काफ़ी अच्छा एक आर्टिकल दिया हुआ है, तो जो इसको पढ़ना चाहें वो उसको पढ़ सकते हैं कि राजद्रोह कानून खत्म होगा और भगोड़ों पे चलेगा मुकदमा। किस प्रकार का गृह मंत्री ने लोकसभा में 3 गो बिल पेश किया है, उन सब के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ब्रिटिश एरा के समय के जो 3 कानून था, पहला आईपीसी, दूसरा सीआरपीसी और तीसरा एविडेंस एक्ट। सरकार ने संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन 11 अगस्त को संसद में 3 नया बिल पेश किया और इन बिलों का मकसद जो था वो ये था कि अंग्रेजों के ज़माने से जो आपराधिक कानून चला आ रहा था उसमें बदलाव करना था, देशद्रोह कानून को खत्म करना था और मॉब लिंचिंग जैसे मामले में मौत की सज़ा दी जाएगी। इन सारी चीज़ों को ऐड करना था। फिलहाल ये तीनों बिल समीक्षा के लिए अस्थायी समिति के पास में इसको भेज दिया गया है। अब यह है क्या, 1860 की भारतीय दंड संहिता जो इंडियन पेनल कोड है उसकी जगह में भारतीय न्याय संहिता, अब उसका जो नाम होगा वो होगा भारतीय न्याय संहिता। नाम से भी आपको बहुत कुछ बदलाव लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये हमारा देश का कानून है, हमारा अपना इंडियन कानून है। अगर इसके पहले के नाम से लगता था कि ये हमारा ब्रिटिश नेम है और ब्रिटिशर्स के समय से ही उसी को कॉपी करते चले आए, तो उसी में बदलाव किया गया। दूसरा जो कानून है वो है दंड प्रक्रिया संहिता, जिसको कहते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो इसका स्थान अब लेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये इसका नामकरण दिया जाएगा। और तीसरा है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसका कि नाम बदल के रख दिया जाएगा भारतीय साक्ष्य विधेयक। तो ये 3 तरह का विधेयक को लाया गया है संसद में। सरकार ने जो बदलाव किया है 3 बिल में कुछ इस तरह से है। भारतीय न्याय संहिता 2023, अभी इसका नाम रखा गया, पहले इसका नाम था आईपीसी 1860। दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसका नाम रहेगा, पहले इसका नाम था सीआरपीसी 1898। मतलब समझ सकते हैं कितना समय से ये कानून चला आ रहा है। तीसरा भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 नाम रखा गया है, किसके जगह पे, जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था उसमें बदलाव करके ये नया नाम दिया गया है। अब यहाँ पे सवाल उठती है कि आखिर क्यों इसमें बदलाव की जरूरत पड़ गई। तो इसमें कुछ पॉइंट है, उसको हम लोग बात करते हैं। ये आपको एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा और वैसे भी जानकारी आपको होनी चाहिए। पहला कि ब्रिटिश संसद द्वारा ये सारे कानून पारित थे, तो ब्रिटिश संसद में उस समय हमारे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव बहुत ज़्यादा नहीं थे। दूसरा, इन तीनों कानूनों में कई ब्रिटिश शब्दावली है, जैसे लंदन गजट, कॉमनवेल्थ प्रस्ताव, ब्रिटिश क्राउन, ऐसे और भी कई सारे शब्द हैं, जो कि 475 ऐसे शब्द हैं जिसको कि बिल्कुल ही हटा दिया गया है। तीसरा पॉइंट है कि अमित शाह ने कहा, जो हमारे गृह मंत्री हैं, 18 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों और भारत के सुप्रीम कोर्ट, 22 हाई कोर्ट, न्यायिक संस्थाओं, 142 सांसद, 270 विधायकों के अलावा जनता ने भी इन विधायकों को लेकर सुझाव दिए थे। इस विधेयक के तहत हमने लक्ष्य तय किया था कि दोष सिद्धि की दर को 90% से ज़्यादा किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा मकसद दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना है, क्योंकि पहले का जो कानून था वो दरअसल न्याय देने से उसका कोई मतलब नहीं था। उसका मतलब था कि हमारे खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा तो हम उसको दंडित करेंगे। ये ब्रिटिशर्स का कानून था। तो अभी उसी कानून में संशोधन करके ऐड किया गया कि हमारा मकसद अब जो है वो दंड देना नहीं है, हमारा मकसद है न्याय देना। जो सही है उसके साथ वैसा व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट है कि गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करने की कोशिश किया जा रहा है, इस वजह से इसमें बदलाव करने की कोशिश किया गया है। और तीसरा है न्याय प्रणाली को सुगम और सरल बनाया जाएगा। और राजद्रोह कानून को ख़त्म करने की बात की गई है, ख़त्म किया गया है। वो इसलिए क्योंकि अब ये लोकतंत्र है, हमारा देश आज़ाद है, लोकतंत्र है, तो यहाँ पर अब सभी को बोलने का अधिकार है। तो अगर कुछ गलत बोलते हैं तो उसके अनुरूप सजा दिया जाएगा, लेकिन उस पर राजद्रोह या देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। ब्रिटिश ज़माने के समय में आईपीसी सीआईपीसी एविडेंस एक्ट को बदलाव किया गया है। उसमें अभी एक नया टर्म आया, जीरो एफआईआर।
तो जीरो एफआईआर क्या कहा जाता है उसके बारे में समझ लेते हैं। अगर शिकायती कोई भी कंप्लेनर है, उसके साथ किसी प्रकार का अगर अपराध होता है, तो उस थाने के जुरिस्डिक्शन में अगर नहीं हुआ है, मतलब जहाँ पर रहता है उस थाने के अगर जुरिस्डिक्शन में नहीं हुआ, कहीं बाहर हुआ है, तो जहाँ शिकायत लेकर शिकायत पहुंचता है, तो पुलिस को शिकायती की शिकायत के आधार पे केस दर्ज करना होगा। ऐसी स्थिति में बाद में शिकायत को संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस तरह की प्राथमिकी को जीरो एफआईआर कहते हैं। मतलब एफआईआर कहीं भी लॉ सकता, अगर किसी व्यक्ति के साथ कहीं भी कुछ गलत हुआ है, तो वो व्यक्ति किसी भी थाने में एफआईआर लॉन्च कर सकता है, किसी भी जगह का वो रहने वाला हो। मतलब एफआईआर कैन बी लॉन्च एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, तो ये है जीरो एफआईआर। तो ये आप लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए भी। ये टर्म आप लोग ध्यान में रखिएगा। सरकार द्वारा सदन में पेश किए गए इस बिल से देशद्रोह कानून जो हमारा धारा था 124 से, उसको हटा दिया गया है। अब इसकी जगह पे एक नया धारा जो है 150 ऐड किया गया, 150 डाला गया है। 150 है क्या? भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा 150, उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। कोई भी इरादतन या जानबूझकर बोले या लिखे गए शब्दों से या संकेतों से या कुछ दिखाकर या इलेक्ट्रॉनिक संदेश से या वित्तीय साधनों के उपयोग से या और भी कोई माध्यम से अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधि का पता चलता है या अलगाववादी गतिविधियों का पता चलता है या उस भावनाओं को उकसाता है या उकसाने का प्रयास करता है या हमारी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, तो ऐसी स्थिति में उसे आजीवन कारावास या कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसमें कुछ और भी बदलाव किए गए हैं, जैसे कि मॉब लिंचिंग के लिए मौत की सजा सुनाया गया है। मतलब नए विधेयक में मॉब लिंचिंग को हत्या की परिभाषा में जोड़ दिया गया है, जब 5 या 5 से अधिक लोग एक समूह बनाकर किसी नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर हत्या करता है किसी को, तो ऐसे समूह के हर सदस्य को मौत का दंडित दिया जाएगा या कारावास से दंडित किया जाएगा। इसमें न्यूनतम सजा जो होगा वो होगा 7 साल और अधिकतम जो होगा सजा वो होगा मौत की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। मॉब लिंचिंग को पहली बार डिफाइन किया गया कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग अगर मिलकर किसी जाति या धर्म या किसी भाषा के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को हत्या करते हैं, तो उनमें सभी लोगों को सजा मिलेगा, जिसमें कि मौत की भी सजा का प्रावधान है और इसमें कम से कम 7 साल की सजा तो मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट आता है नाबालिग से दुष्कर्म पर भी मौत की सजा है। नए बिल में महिलाओं और बच्चों के लिए एक अच्छा कानून लाया गया है, तो इनके विरुद्ध अगर अपराध होता है तो उसमें सजा को प्राथमिकता दी गई है। अमित शाह जी के द्वारा बताया गया है कि नए कानूनों में हमने महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं को निपटाने के लिए ढेर सारे प्रावधान किए हैं। जैसे गैंगरेप एक केसेज आता है, तो गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। 18 साल से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। मतलब 18 साल की कम उम्र की बच्ची के साथ अगर गैंगरेप होता है और उसमें जो दोषी पाए जाते हैं तो उनको मृत्यु दंड का प्रावधान है। इसके अलावा आता है हेट स्पीच। हेट स्पीच, नए कानून में हेट स्पीच और धार्मिक भड़काऊ भाषण या भड़काऊ शब्द को बोलना अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। अगर कोई व्यक्ति हेट स्पीच देता है तो ऐसे मामले में 3 साल की सजा या जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कोई धार्मिक अगर आयोजन कर रहा है, किसी वर्ग, श्रेणी या अन्य धर्म के खिलाफ भड़काऊ स्पीच देता है, तो भी 5 साल की सजा का प्रावधान है। मतलब नफरत फैलाने वाली अगर आप भाषा बोलते हैं तो इसमें आपको सजा के प्रावधान डाला गया है। गैंगरेप के लिए न्यूनतम 20 वर्ष की सजा इसमें सुनाया गया है। प्रस्तावित बीएनएसएस बिल के अनुसार गैंगरेप के दोषी व्यक्ति को कम से कम 20 साल की सजा होगी, जबकि अधिकतम सजा उसको आजीवन कारावास होगी। आईपीसी में लिखा गया है कि धारा 376D गैंगरेप से संबंधित है और यह गैंगरेप के लिए 20 साल की कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक प्रावधान करती है। नेक्स्ट एक और आता है मामला शादी का झूठा वादा। तो शादी का झूठा वादा करने पर भी उसको कारावास का मामला डाला गया है। बीएनएस बिल के अनुसार जो कोई भी धोखे से या बिना शादी के इरादा से किसी महिला से शादी करने का वादा करता है और उसके साथ यौन संबंध बनाता है, और यदि ऐसा यौन संबंध बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, तो भी उसे जेल की सजा होगी। कारावास की अवधि 10 वर्ष तक बढ़ सकती है, साथ साथ इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आईपीसी में क्या लिखा हुआ है? आईपीसी में लिखा हुआ है कि
कोई ऐसा विशेष प्रावधान नहीं है जो कि शादी के झूठे वादे के बहाने से यौन संबंध बनाने पर सजा की बात करता हो। हालांकि आईपीसी की धारा जो 90 है, धारा 90(1) के तहत इसे देखा जा सकता है। इस धारा के अनुसार झूठे वादे पर प्राप्त हुए सहमति को वैध सहमति नहीं माना जाता है और ऐसे मामले में धारा 375 के तहत रेप केस के रूप में माना जाता है और इसके तहत कम से कम 10 साल जेल की सजा या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। नेक्स्ट मामला देखिए, नाबालिग से रेप पे मौत की सजा है। तो संसद में बिल पेश किया गया है। बिल में कहा है कि अगर 18 साल से कम उम्र की महिला के साथ एक या एक से अधिक व्यक्ति रेप करता है तो उनमें से हर एक व्यक्ति को रेप का अपराधी माना जाएगा और उन्हें मौत की सजा दी जाएगी या उम्र कैद 20 साल की सजा दी जाएगी। इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। इसमें इसको लेकर आईपीसी में क्या था, तो आईपीसी में था कि आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2018 के अनुसार 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ अगर गैंग रेप की भावना होती है, गैंग रेप होती है, तो उसमें कम से कम 20 साल की कैद की सजा होगी और इसे आजीवन कारावास या मौत की सजा तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं 16 साल से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के लिए 20 साल की कैद या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। नेक्स्ट हम देखें तो सीआईपीसी में भी कुछ बदलाव किया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बताया कि सीआईपीसी में बदलाव करके जो भारतीय नागरिक संहिता 2023 में बनेगी उसमें अब 533 धाराएं बचेगी, 160 धाराओं को बदल दिया गया है और बिल में 9 नया धारा को जोड़ दिया गया है और 9 धारा को खत्म भी किया गया है। तो इस तरह से इसमें बदलाव किया गया सीआईपीसी में। आईपीसी में क्या बदलाव किया गया, तो आईपीसी में बदलाव किया गया है कि आईपीसी में पहले 511 धाराएं थी, अब भारतीय न्याय संहिता 2023 में सिर्फ 356 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव हुआ है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को खत्म किया गया है। नेक्स्ट आता है इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें भी बदलाव किया गया है। तो अमित शाह ने बताया कि पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं थी, लेकिन अब भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 में 170 धाराएं होंगी। इसके लिए 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराओं को निरस्त भी किया गया है। अगला आता है देशद्रोह कानून को खत्म किया जाएगा। सरकार द्वारा सदन में पेश किया गया इस बिल में देशद्रोह कानून जो कि हमारा धारा 124(a) था उसको हटा दिया गया है। इसकी जगह पे अब धारा 150 कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता में 2023 में धारा 150 को परिभाषित भी किया गया है कि कोई भी इरादतन या जानबूझ कर बोले या लिखे ऐसे शब्द, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। संकेत या कुछ दिखा के या सशस्त्र विद्रोह या देश की एकता अखंडता खतरे में डालता है तो उसे कम से कम 7 साल की सजा उसको सुनाया जा सकता है, जुर्माना भी लगाया जाएगा। नाबालिग से दुष्कर्म पर मौत की सजा, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हेट स्पीच पे 5 साल की सजा, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। इससे रिलेटेड कुछ और स्नैपशॉट्स हैं, मतलब कि कुछ संक्षिप्त चीज़ें हैं जिसको जानना चाहिए कि जैसे भगोड़ों की अनुपस्थिति में जैसे कुछ क्राइम करके कहीं भाग जाते हैं तो अगर वो उपस्थित नहीं होता ट्रायल कोर्ट में, फिर भी भगोड़ों की अनुपस्थिति में ट्रायल होगा और सजा सुनाई जाएगी। मौत की सजा पाने वाली सजा को अब आजीवन में बदला जा सकता है, लेकिन दोषी किसी भी तरह छोड़ा नहीं जाएगा। कानून में टेररिज्म, हाँ एक और चीज़ है कि टेररिज्म की अब इसमें व्याख्या की गई, आतंकवाद क्या है उसको इसमें क्लियर कट बताया गया, डिफाइन किया गया है। सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अगर कोई मामला दर्ज होता है तो 120 दिनों के केस चलने की अनुमति जरूरी दिया जाएगा। दोषियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश कोर्ट देगा, ना कि पुलिस अधिकारी। यानी दोषियों जो भी ऑफेंसेज में अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनका संपत्ति जो है कुर्क करेगा वो कोर्ट करेगा, पुलिस अधिकारी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि 2027 तक सभी कोर्ट ऑनलाइन हो जाएंगे। 0 FIR, इसके बारे में हम लोग बात किए हैं कि 0 FIR कहीं से भी रजिस्टर की जा सकती है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अगर उसके साथ दुर्भाव हुआ है तो वो किसी भी थाना में जाके रजिस्टर कर सकता है, बाद में वो जहाँ जाएगा उसको उस थाना में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है तो उसके परिवार को तुरंत सूचित करना होगा। हाँ, अब इस कानून में है कि अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसके परिवार को तुरंत सूचित करना होगा और जांच 180 दिन में समाप्त कर ट्रायल के लिए भेजना होगा। पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ ट्रायल चलाने का फैसला सरकार को 120 दिनों में तय करना होगा। किसी मामले में बहस पूरी होने के बाद 1 महीने के भीतर कोर्ट को फैसला सुनाना होगा और 7 दिन के भीतर उस फैसले को ऑनलाइन उपलब्ध भी कराना होगा। किसी भी मामले में 90 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी। कोर्ट की मंजूरी से 90 दिन का समय मिल सकता है। यौन हिंसा में पीड़िता का बयान और बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य रूप से माना जाएगा। जिन मामलों में 7 साल या उससे अधिक की सजा है वैसे केस में क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम का जाना अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब कुल देखा जाए तो इस
जो नया जो हमारा विधेयक आया है इसमें है कि कोई भी दोषी बचे नहीं और किसी भी निर्दोष को सजा नहीं हो। इस पर काफ़ी ध्यान रखा गया है और ध्यान रखा गया है कि जो हमारे देश में पहले से जो कानून चले आ रहे तो उसी में कुछ बदलाव करते हुए, अब चूंकि बहुत पुराना कानून था तो उसमें बदलाव जरूरी है। अभी के समय की परिस्थिति उस समय की परिस्थिति में बहुत अंतर है। ऐसे में कानून में संशोधन करना जरूरी था, तो उसी के आधार पर ये प्रस्ताव लाया गया है, ये प्रपोजल लाया गया, विधेयक लाया गया है लोकसभा में। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू।